नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी या मार्च महीने में होने वाला है? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रिपल सी की टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं डेली, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। यहाँ पर आपके वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में पिछली बार पूछे गए थे, पिछले महीनों पूछे गए थे, और आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और यदि आपको जानकारी नहीं है तो अभी ट्रिपल सी दिव्यास्त्र पर एक महा ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस दिव्यास्त्र के अंदर आपको ट्रिपल सी के सारे चैप्टर होंगे, प्रत्येक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, और आपके लिए उसमें मॉडल पेपर भी है, साथ साथ आपके ट्रू फॉल्स भी हैं, फुल फॉर्म भी हैं, और फुल फॉर्म के साथ साथ शॉर्टकट कुंजी भी है। तो यकीन मानिए वो आपके लिए एक प्रकार का दिव्यास्त्र ही साबित होने वाला है। तो यदि आपने दिव्यास्त्र को परचेज नहीं किया तो आप दिव्यास्त्र को खरीद सकते हैं। अभी उसका प्राइस ओनली 49 रुपये है। यदि आप इसको आज खरीदते हैं तो आज आपको 49 में मिल जाएगा, और यदि इसके बाद आप कभी इस खरीदते हैं तो यह आपको 59 में मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है? जो कंप्यूटर है आखिर इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है? तो याद रखेंगे, जो कंप्यूटर है इसको डेटा प्रोसेसिंग मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इनपुट डेटा को निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है। मतलब कहने का, जो आपका कंप्यूटर है वो क्या है? यह एक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। आखिर इसको क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन? तो इसकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इनपुट डेटा को निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन कहा जाता है। और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा सन 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चले हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी मिलने वाला है। कंप्यूटर इनपुट डेटा को प्रोग्रामिंग निर्देश के अनुसार प्रोसेस कर आउटपुट देता है, इसलिए इसे डेटा प्रोसेसिंग मशीन कहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन रैम और कैच मेमोरी के बीच अंतर बताता है? जो रैम और कैच होते हैं ये हमारी दोनों ही अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो कैश मेमोरी होती है यह सबसे तेज मेमोरी होती है। और यदि आपको रजिस्टर ऑप्शन मिलता है तो वहां पर आपका रजिस्टर लग जाएगा, लेकिन जो आपकी कैश मेमोरी होती है आपकी सबसे तेज मेमोरी के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे रैम और कैश के बीच सही अंतर क्या है? तो याद रखेंगे जो रैम और कैश के बीच सही अंतर होता है, कैश सीपीयू के सबसे अधिक निकट होती है। मतलब कहने का, जो कैश मेमोरी होती है वो हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू के सबसे अधिक निकट होती है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको किताब खरीदने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। किताब लेने का प्रोसेस है, आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपको मैसेज में लिखना है सर ई बुक। आपके पास एक स्कैनर आएगा, जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, पेमेंट की आप स्क्रीनशॉट देते हैं, तुरंत आपके पास ई बुक पहुंच जाएगी। और यह ई बुक आपकी 200 प्लस पेज की होने वाली है। यकीन मानिए आपके लिए ये दिव्यास्त्र साबित होने वाला है। ऐसे ही इसका नाम दिव्यास्त्र नहीं रखा गया है। मैंने इस किताब को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक लाइन जो इंपोर्टेंट है ट्रिपल सी के एग्जाम से, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि सर हम क्या इस किताब को पढ़कर पास हो सकते हैं? तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप पास हो सकते हैं, क्योंकि पास होने के लिए आपको किताब पढ़ना भी पड़ेगा, और साथ साथ आपको हमारे साथ डेली रिवीजन भी करना पड़ेगा। जैसे आपने पीडीएफ ले लिया और आपने सिर्फ 2 दिन पढ़ा और आप बाद में कहेंगे सर हम पास नहीं हुए। यकीन माने जो आपका ट्रिपल सी का सिलेबस ऑफिशियल है, पूरा ऑफिशियल सिलेबस है। यदि आप उस किताब को पढ़ लेते हैं, जो पासिंग मार्क होती है आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में सिर्फ 50 सही करने होते हैं। 50 क्वेश्चन सही करने से आप ट्रिपल सी पास हो जाएंगे, और उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग आपके 2000 क्वेश्चन है। यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत अच्छा उसमें कंटेंट मिलने वाला है। तो पास करने के लिए यदि आप इसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, मेरे कहने से, और एक बार अपने खुद से भरोसा रखना है कि यदि मैंने इस किताब को एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपके सिलेबस से पेपर आता है तो आप उसको पूरा फंसाएंगे। 50 का आप उसमें 70 क्वेश्चन भी सही कर पाएंगे। आपको दिव्यास्त्र पढ़ते आना है। रिवीजन के तौर पर आपके लिए यहाँ पर आपके डेली क्वेश्चन होंगे, आप दिव्यास्त्र पढ़कर आएंगे और आपको यहाँ पे क्वेश्चन वो मिलेंगे और आप उनका आंसर सही लगा पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि उनका डाउट भी खत्म हो गया होगा। पास होने के लिए स्टूडेंट एक दिन में भी पढ़कर पास हो जाता है, और जो यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं उसमें आपको
बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारा कंटेंट दिया गया है। इसके बाद आप ट्रिपल सी के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे बड़ी कमी क्या है? तो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने की सबसे बड़ी कमी है वो है हमारी, यह मशीन पर निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें स्टाइल का प्रयोग मुख्यतः पूरे डॉक्यूमेंट के एक रूप यूनिफॉर्म मिस फॉर्मेट लागू करने के लिए होता है। और जो इसका प्राइस अभी मैंने 49 बताया, और इसके बाद आप लेते हैं ये 2 फरवरी के बाद लेते हैं तो यह किताब आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ 59 में मिलेगी। 99 प्राइस है, लेकिन इसके लिए आपका ऑफर हमेशा चलता रहेगा, तो ये 59 में आप खरीद सकते हैं। यदि आप 2 फरवरी को खरीदते हैं तो आपको यह किताब सिर्फ 49 में मिलेगी, और इसके बाद खरीदते हैं, इसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो यह किताब आपको 59 में मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक लगाने के लिए सही शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की सही शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एंटर। याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक को डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को कैसे दर्शाया जाता है? जो हमारा स्प्रेडशीट होता है उसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, आखिर उसको कैसे दर्शाया जाता है? तो याद रखेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब होता है डॉलर, और आप अच्छे जानते होंगे जो आपका कैल्क होता है उसमें आपके क्या होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको रो कहा जाता है। जो खड़े हुए कॉलम होते हैं तो उसमें आपने देखा जो हमारी स्प्रेडशीट बनती है रो और कॉलम से मिलाकर बनती है, तो आपने 2 चीज़ देखी, तो दोनों में डॉलर चिन्ह होना चाहिए। जैसे आपका ये पहले कॉलम में डॉलर आ गया और उसके बाद आपकी रो में डॉलर आ गया, तो इस प्रकार देखेंगे रो और कॉलम दोनों में डॉलर होंगे, वो हमारी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कैल्क में इफ फंक्शन का सही प्रयोग क्या है? जो कैल्क है इसमें जो आपका इफ फंक्शन है इसका सही उपयोग क्या है? तो याद रखेंगे, जो कैल्क में सही फंक्शन का प्रयोग है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शर्त आधारित परिणाम के लिए किसका प्रयोग होता है? तो शर्त के अनुसार हमें यदि किसी का रिजल्ट या परिणाम निकालना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम इफ फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट पास है फेल है, आपने फॉर्मूला लगा दिया इफ वाला, और उसके बाद आप देखेंगे जो स्टूडेंट हमारे 33 से कम नंबर वाले होंगे, 33 से कम परसेंटेज वाले होंगे वो फेल हो जाएंगे, और जो 33 से अधिक वाले होंगे वो पास हो जाएंगे। तो आप इफ फॉर्मूले के माध्यम से उसको प्रयोग कर सकते हैं और एक ही बार में आपका पूरा डेटा निकल आएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो स्लाइड मास्टर होता है उसका प्रयोग होता है हर स्लाइड में समान डिजाइन लागू करने के लिए। किसका प्रयोग होता है? स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक टीचर हूँ, मैं टीचर के भांति आपको एक क्लास में जैसे आप बैठे हैं, जैसे आप एग्जाम के तौर पर देख सकते हैं, आप कोई स्कूल जाते हैं और एक क्लास में आपको एक टीचर पढ़ाता है तो सभी को एक जैसा पढ़ाता है, तो ठीक उसी प्रकार से आप मास्टर से याद कर सकते हैं। जो आप मास्टर है वो सभी स्लाइड पर एक समान डिजाइन लागू कर देगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ईमेल में बीसीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले जानेंगे ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद जो हमारा बीसीसी होता है, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद आपका सीसी होता है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट का हमेशा से रिप्लाई दिया जाता है और सबसे पहले देने का पूरा प्रयास किया जाता है। आंसर आपको साथ साथ कमेंट करते चले हैं। जो आपकी ईमेल में बीसीसी होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्राप्तकर्ता छुपाना। जैसे आपने एक ईमेल को 10 लोगों तक भेजा, लेकिन आप चाहते हैं 10 लोगों किसी को ये पता न चले कि यह मेल मेरे अलावा और किसी को और भेजा गया है, उसके लिए हम बीसीसी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी एक ईमेल है, आपने 10 लोगों को भेजना चाहेंगे तो पता चलेगा, जैसे आप सीसी के माध्यम से भेजेंगे तो 10 को पता चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और किसको भेजा गया है। लेकिन यदि आप इसको बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति को ये लगेगा कि यह मेल स्पेशल मेरे लिए आया है और किसी के लिए नहीं। तो आप उसके लिए बीसीसी का प्रयोग कर सकते हैं, किसी को ये पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और किसी को भी भेजा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, POP3 और IMAP में मुख्य अंतर क्या होता है? जो आपका POP3 और IMAP होता है, तो सबसे पहले याद रखेंगे जो POP
3 और आई मैप है, इन दोनों का प्रयोग होता है मेल को प्राप्त करने के लिए। पहला होता है जो पीओपी होता है, ये होता है डिवाइस पर मेल को डाउनलोड करने के लिए, और जो आई मैप होता है इसका प्रयोग होता है सर्वर पर मेल को स्टोर करने के लिए। तो याद रखेंगे, सर्वर पर मेल को सिंक करने के लिए किसका प्रयोग होता है, आईमैप का प्रयोग होता है। तो सर्वर पर रखने के लिए आईमैप का प्रयोग होता है, और जो पीओपी होता है इसका प्रयोग होता है कहाँ पर, डिवाइस में रखने के लिए, डिवाइस में स्टोर करने के लिए हमारा किसका प्रयोग होगा, तो उसके लिए POP3 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक है। जो फिशिंग है वो होता है नकली वेबसाइट द्वारा जानकारी चुराने का कार्य क्या कहलाता है, तो फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है। जो हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य है सुरक्षा का दूसरा स्तर जोड़ना। जैसे कि कोई आपकी आईडी ले लेता है, आईडी के साथ साथ आपका पासवर्ड ले लिया, आईडी पासवर्ड से आपका डेटा लॉगिन हो सकता है। लेकिन यदि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया है तो या तो आप बायोमेट्रिक लगा सकते हैं, जैसे अपना अंगूठा लगा दिया, अपना कोई फिंगर लगा दी, या आप OTP लगा सकते हैं अपना, कि जब भी जैसे कोई लॉगिन करता है आपकी आईडी डालेगा, आईडी डालने के बाद आपका पासवर्ड भी डाल लेगा। लेकिन जैसे आईडी पासवर्ड सही हो जाते हैं तो आपको तुरंत OTP आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, नंबर पे भी आ सकता है। तो वो होता है आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां पर दोहरी सुरक्षा होती है, वो हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है। और कभी कभी आपसे 2FA की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो 2FA की फुल फॉर्म होती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पेमेंट का उदाहरण नहीं है, तो वो है हमारा चेक यदि आपको मिलती है तो आपको डायरेक्ट कैश ने मिलेगा, मतलब आप उसको चेक को भेज सकते हैं। लेकिन जब डिजिटल पेमेंट होता है, जैसे आप कहेंगे UPI के माध्यम से हम डायरेक्ट बैंक से बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, AEPS के माध्यम से कर सकते हैं, नेफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन चेक के माध्यम से नहीं। चेक आपको कोई देगा, आपके हाथ ही में आपको चेक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है AEPS में प्रमाणीकरण किसके द्वारा होता है। जो आपका AEPS है, AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और यह इसमें प्रमाणीकरण, आपने देखा आधार कार्ड आया है तो आधार कार्ड में हमारा बायोमेट्रिक होता है, और बायोमेट्रिक वो हमारा किसी प्रकार से हो सकता है, आंखों का हो सकता है, फिंगर का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ई गवर्नेंस है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उमंग ऐप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो उमंग ऐप होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे उमंग ऐप का प्रयोग होता है सभी सरकारी सेवाओं के लिए उमंग ऐप का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का उदाहरण कौन सा है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, सबसे पहले SaaS का फुल फॉर्म पूछेंगे, तो फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस। याद रखेंगे SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस। कौन सा उदाहरण है, तो वो है हमारा जीमेल। मतलब कहने का जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस होते हैं, जैसे आपको कोई चीज़ यूज करनी है तो आपको पहले डाउनलोड करनी होती है। जैसे आपको कोई ऐप है, आप उसको गूगल क्रोम पर डायरेक्ट नहीं चला सकते यदि वो SaaS नहीं है। मतलब कहने का, जैसे आपका यूट्यूब है तो यूट्यूब को पहले आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा अपने डिवाइस में, उसके बाद आपका चलेगा। जैसे यूट्यूब तो आपका डायरेक्ट उसमें भी चल जाता है, जैसे कह सकते हैं गूगल क्रोम में भी आप खोल सकते हैं, तो आपका SaaS है। SaaS का मतलब होता है कि आप उसको डाउनलोड करके भी चला सकते हैं और बिना डाउनलोड की भी आप उसको चला सकते हैं। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे यूट्यूब और उसको आप चला सकते हैं। मतलब कहने का, आप बिना यूट्यूब को डाउनलोड किए आप यूट्यूब चला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिनको आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा, तो वो आपके SaaS के अंतर्गत नहीं आते। वो SaaS वाले वो होते हैं जिनको आप डाउनलोड करके भी चला सकते हैं, और आप उसको इंटरनेट पर भी डायरेक्ट चला सकते हैं, जिनको आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने कभी टाइपिंग की होगी, तो टाइपिंग में जैसे आप सर्च करते हैं टाइपिंग बाबा, तो आप टाइपिंग बाबा से टाइपिंग कर लेते हैं, आपको उसको डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो मतलब कहने का, जिसकी हमें डाउनलोड करने की आवश्यकता ना हो और फिर भी हम उसका यूज कर सकें, वो आपके SaaS होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप कहेंगे सर हमें बहुत अच्छे से पता है, जो लाइनक्स है वह हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी ओपन सोर्स है। विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका प्रयोग हम लैपटॉप डेस्कटॉप में ज़्यादा करते हैं। एंड्रॉयड हमारा प्रयोग मोबाइल में होता है। लेकिन जो ऑरेकल है वह आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है,
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस का सबसे सामान्य फैलने का माध्यम क्या होता है। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ये सबसे सामान्य कैसे फैलते हैं, तो याद रखेंगे ये आपके ईमेल अटैचमेंट, और कह सकते हैं जो वायरस होते हैं वो आपके ईमेल अटैचमेंट, जैसे आपके पास कोई मेल आता है और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो उसमें वायरस फैलने का खतरा होता है। आप यूएसबी पोर्ट के माध्यम से भी वायरस आ सकते हैं आपके डिवाइस में। तो सबसे सामान्य तरीका होता है वो ईमेल होता है, क्योंकि ईमेल किसी को भी भेजा जा सकता है। यदि आपको किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी पता है तो आप उसको मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैकअप का सही अर्थ क्या है, तो बैकअप का सही अर्थ होता है डेटा की कॉपी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया का सही अर्थ क्या है। जो कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया होती है आखिर इसका सही अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो बूटिंग प्रक्रिया होती है इसका सही अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसको बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जो मेमोरी आपके देखेंगे दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी दो प्रकार से हो सकती है, जैसे आपकी एक होती है वोलेटाइल और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारी रैम होती है और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो रोम होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में रैम एंड रोम दोनों की फुल फॉर्म कमेंट करनी है, और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कोल्ड बूट कब होता है, तो कोल्ड बूट जब होता है जब आपका कंप्यूटर पहली बार ऑन होता है तो कोल्ड बूट होता है। और जब आपसे पूछे हार्म बूट क्या होता है, नुकसानदायक बूट कह सकते हैं, हार्म बूट क्या होता है, तो वो होता है आपका जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो मेल मर्ज होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज होता है इसका प्रयोग होता है एक ही पत्र कई लोगों तक अलग अलग डेटा के साथ भेजने, अलग अलग डेटा के साथ बनाने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट कोई लेटर बना लेते हैं और आप उसको काफ़ी लोगों तक भेजना चाहते हैं तो आप मेल मर्ज के माध्यम से भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइटर में हेडर और फुटर का मुख्य प्रयोग कहाँ होता है। जो राइटर में हेडर और फुटर होता है इसका प्रयोग होता है हर पेज पर जानकारी दिखाने के लिए हेडर और फुटर का प्रयोग होता है। जैसे आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, जो ऊपर वाला एरिया हमारा हेडर कहलाता है और नीचे वाला एरिया फुटर कहलाता है। तो ये आप एक बार हेडर और फुटर लगा देते हैं तो कितने भी पेज होंगे सभी पेजों पर ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा, तो वो हमारा हेडर एंड फुटर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। टोटल आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ पर सारे चैप्टरों के जो आपके क्वेश्चन होते हैं सारे करवाए जाते हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर आपको देखेंगे जो आपकी क्लास चलती हैं बिल्कुल फ्री में चलती हैं, तो यहाँ से आपको छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। और यदि आप जो आपकी ईबुक है दिव्यास्त ईबुक है उसको आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए वो फायदेमंद होने वाली है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें कौन सा फंक्शन संख्यात्मक मानों को जोड़ता है। जो आपसे आपके नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं और नंबर को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है, तो वो हमारा काउंट फंक्शन प्रयोग होता है। सॉरी, यहाँ पर मानों को जोड़ने की बात की जा रही है तो जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। लेकिन आपसे ये पूछता है कि संख्यात्मक मानों को गिनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो संख्यात्मक मानों को गिनने के लिए काउंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और जोड़ने की बात आ जाए तो जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं और औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है काउंट और काउंटा में सही अंतर क्या होता है, तो याद रखेंगे सीधे सीधा क्वेश्चन बनता है, या तो काउंट काउंटा बन सकता है या आपसे सीधे पूछेगा काउंट और काउंटा में क्या अंतर होता है। तो याद रखेंगे जो काउंट और काउंटा होता है इन दोनों में मुख्य अंतर होता है। जो काउंटा होता है वो सभी सेल नॉन एम्प्टी सेल को गिनता है। जो काउंटा होता है वो किसको गिनता है जैसे यहाँ पर आप तीन चीज़ समझेंगे। पहली समझेंगे आप एक सेल में हमारा नंबर लिखा हुआ है, दूसरी सेल में हमारा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है जैसे हमने यहाँ पर बी लिख दिया, और तीसरी सेल है, तीसरी सेल हमने खाली छोड़ दी। जो काउंटा होगा वो क्या करेगा, काउंटा आपने तीनों को रेंज में सेलेक्ट कर दिया और आपने काउंटा फॉर्मूला लगाया तो काउंटा आपको आंसर देगा 2। और यदि आप काउंट लगाते हैं तो काउंट आंसर देगा 1, क्योंकि जो काउंट होता है सिर्फ नंबर को गिनता है, जितनी सेल में नंबर होगा उनका आउटपुट दे देगा। सिर्फ आपने देखा एक में आउटपुट 1 है, आपका एक में इनपुट 1 है तो सिर्फ एक आउटपुट दिया। आपने काउंट देखा 2 सेल भरी हैं तो दोनों सेल में कुछ भी लिखा हो तो वो काउंटा को 2 आउटपुट देगा। लेकिन जो आप खाली सेल है उसको नहीं गिनता है। तो ठीक इसी प्रकार लिखा हुआ है जो काउंटा होता है
सभी नॉन एम्प्टी सेल गिनता है। मतलब कहने का जोन सेल आपकी खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी का मतलब समझते हैं, जो सेल आपकी खाली नहीं है उन सभी को गिन लेता है, उसमें चाहे नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इम्प्रेस में ट्रांजिशन का प्रभाव किस पर पड़ता है। जो इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो ट्रांजिशन है आखिर इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, तो याद रखेंगे स्लाइड बदलने पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सी ई शिष्टाचार जो आपकी ईमेल एटिक्यूट का भाग नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही आंसर होगा। आल कैप्स में लिखना, जो आपके जैसे आल जो आप जो कुछ भी लिख रहे हैं आल कैप्स लॉक दबा कर लिखते हैं, सारा कुछ कैपिटल लिखते हैं, तो वो आपका उसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूआरएल में HTTPS का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो याद रखेंगे इसका अर्थ होता है जो संचार होता है उसको सुरक्षित संचार के लिए HTTPS का प्रयोग होता है। फुल फॉर्म पूछ सकता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS की फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो है हमारे, जैसे आप देखेंगे सुनील @123, जैसे मेरा नाम ही लिखा है, मैंने अपना नाम लिखा, कैपिटल भी है स्मॉल भी है स्पेशल कैरेक्टर भी है और 123 भी है, तो मतलब कहने का इस प्रकार से आपका पासवर्ड है वो मजबूत बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेलवेयर शब्द किसका समूह है। मेलवेयर शब्द है आखिर ये किसका समूह है, तो याद रखेंगे जो मेलवेयर शब्द है वह हमारा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स की विशेषता क्या। जो ट्रोजन हॉर्स है आखिर इसकी विशेषता क्या होती है, तो याद रखेंगे उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, जैसे आपके सामने कुछ ऐसी मेल आ जाती हैं या किसी का ऐसा मैसेज आ जाता है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो आपको लगता है बहुत उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हानिकारक होता है, तो वो होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे जो डिजिटल इंडिया है इसका मुख्य उद्देश्य है पहचान और सत्यता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का G2C मॉडल किससे संबंधित है। जो आपका G2C होता है इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, और जो आपका G2C है किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36 में डिजी लॉकर का मुख्य लाभ क्या होता है। जो डिजी लॉकर होता है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है, तो याद रखेंगे जब आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा उसमें आपकी एक आईडी लगी होगी जिसको अपार आईडी या ABC आईडी के नाम से जाना जाता है। तो डिजी लॉकर में जो हमारी अपार आईडी बनती है तो आप कहेंगे हमने हाँ जिसी बनवाई थी, और जो आपको डिजी लॉकर है वो आपका आधार कार्ड से आपका वेरीफाई हुआ होगा, उसमें आपका आधार कार्ड भी लगा होगा और जो आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP भी गया होगा। तो आप कहेंगे तो इसका प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, तो सरकारी दस्तावेज को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग होता है। आप इसमें अपना आधार कार्ड रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी रख सकते हैं, और साथ साथ जो आपके आ जाती निवास है राशन कार्ड है आप इन सभी को डिजी लॉकर ऐप में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड में जो आपका पे एज योर यूज होता है इस मॉडल का प्रयोग किससे है, आखिर किससे संबंधित है, तो याद रखें क्लाउड में जो आपका पे एज यू यूज है इसका प्रयोग होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्लाउड में उपयोग के अनुसार भुगतान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, तो याद रखेंगे वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। जैसे हमारा क्लाउड होते हैं पब्लिक क्लाउड हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है। जो हाइब्रिड होता है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर होते हैं एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है, ठीक उसी प्रकार जो आपके क्लाउड होते हैं वो आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पब्लिक हो गया जो सभी के लिए होता है, कुछ प्राइवेट होते हैं जैसे मेरा निजी हो गया, प्राइवेट हो गया, पब्लिक होते हैं सबके लिए होते हैं, निजी होता है सिर्फ मेरे लिए। और उसके बाद जो आपका हाइब्रिड हो गया तो हाइब्रिड में आपके पब्लिक भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, तो दोनों होते हैं वो हमारे हाइब्रिड कहलाते हैं। और पूछा गया था कौन सा आपका मॉडल नहीं है क्लाउड डेवलपमेंट का, तो ऑप्शन नंबर डी पर्सनल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का गलत कथन कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा फायरवॉल का गलत है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। क्वेश्चन को वहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देना है, क्योंकि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। यदि आपको एग्जाम डेट के बारे में जानकारी नहीं है तो आपकी एग्जाम डेट
23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 17 फरवरी से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15 दिन बाद आपके 15 दिन नहीं बचे हैं पूरे, आज 2 तारीख हो चुकी है और 17 से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे और आपका 23 से एग्जाम होगा। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि आप 10 से 15 दिन में अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं और यकीन मानिए आप एग्जाम को भी पास कर पाएंगे यदि आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए डेली क्लास होती हैं, उनको देखते चलना है। और यदि आप ई बुक लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेना चाहते हैं। यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो आप बिल्कुल ले सकते हैं। यदि सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपको मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में कराने वाला हूं। और साथ ही आपके लिए स्पेशल मैथ एंड क्लास भी आएंगे जो आपके एडमिट कार्ड के बाद आएंगे। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर तो जैसा चल रहा था वैसा चलने वाला है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमें थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं मिल रही है, तो थ्योरी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर लॉ मुख्यतः किससे संबंधित है। जो साइबर लॉ है आखिर ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे इंटरनेट और डिजिटल अपराध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर में थ्रोपुट शब्द का सही अर्थ क्या। जो क्लाउड जो आपका कंप्यूटर है उसमें आपका थ्रोपुट है, इस शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ होता है एक समय में प्रोसेस हुए कार्यों की संख्या। एक समय में प्रोसेस हुए कार्यों की संख्या थ्रूपुट कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा भी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो आप कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है प्रोसेस की मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है और फाइल मैनेजमेंट करता है, लेकिन वायरस डिलीट नहीं करता। वायरस डिलीट नहीं करता तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। जो वायरस से बचाने का कार्य करता है वो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ट्रैक चेंज फीचर होता है इसका प्रयोग होता है किए गए बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैक चेंज का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्क में बी लुक अप फंक्शन का प्रयोग मुख्यतः क्या होता है। जो बी लुक अप होता है तो आपने देखा कि बी मतलब पता नहीं चल रहा है, तो यदि आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चलाए हैं तो बी का मतलब होता है वर्टिकल, लुक का मतलब होता है देखना और आपका मतलब होता है उसी प्रकार से उसको देखना जिस प्रकार से आपको वर्टिकल, तो वर्टिकल मतलब ऊपर डेटा एक लाइन में देखना, जो वर्टिकल लाइन होती है वो खड़ी हुई लाइन होती है, उस प्रकार से डेटा खोजने के लिए तो मतलब होगा टेबल में डेटा खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है, बी लुकअप का प्रयोग होता है। बी का फुल फॉर्म वर्टिकल होता है, वर्टिकल लुकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इम्प्रेस में एनिमेशन और ट्रांजिशन में सही अंतर क्या है। जो याद रखेंगे जो इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस में एनिमेशन, आपको छोटी सी बात याद रखनी है, ए फॉर अंदर, ए फॉर एनिमेशन, एनिमेशन लगता है स्लाइड के अंदर। छोटी सी बात है, एक बार याद रख लेंगे, ए फॉर एनिमेशन, ए फॉर अंदर, जो स्लाइड के अंदर लगता है वो एनिमेशन लगता है, जो स्लाइड पर लगता है वो ट्रांजिशन लगता है। याद रखेंगे छोटी सी बात, एनिमेशन अंदर और ट्रांजिशन आपके स्लाइड पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा, एनिमेशन स्लाइड पर और जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के जैसे स्लाइड पर कहा गया है तो स्लाइड के अंदर आएगा एनिमेशन आएगा, और ट्रांजिशन स्लाइड के बीच, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच आपका क्या लगेगा, ट्रांजिशन लगेगा, और जो स्लाइड के अंदर लगा होगा वो आपका क्या होगा, वो एनिमेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल अटैचमेंट में, ईमेल अटैचमेंट भेजते समय सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है, तो सबसे बड़ा जोखिम होता है वायरस फैलने का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, तो आप कहें डेटा बैकअप तो नहीं आता है, इनक्रिप्शन नहीं आता, क्लाउड स्टोरेज नहीं आता, तो डेटा साइबर अपराध में आता है, आप साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, वो आता है हमारा हैकिंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल सर्टिफिकेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो डिजिटल सर्टिफिकेट है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे जो डिजिटल सर्टिफिकेट है इसका प्रयोग होता है यूजर की पहचान सत्यापित करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा भी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारे एक ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है, तो वो हमारा होगा पारदर्शिता। हमारे ई गवर्नेंस का लाभ है समय की बचत भी होती है और आसानी से पहुंच भी होती है, लेकिन भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा नहीं देता, तो यही आपका आंसर होगा गलत। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या होता है, नहीं वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर टिक करना है। आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ऑनलाइन बैंकिंग में सेशन टाइम आउट का उद्देश्य क्या होता है। आपने सेशन देखा तो कहीं ना कहीं कोई समय की बात कर रही है जा रही है और टाइम मतलब समय ख़त्म हो रहा है, तो याद रखेंगे
जो होता है सेशन टाइम आउट होता है, इसका उद्देश्य होता है सुरक्षा को बढ़ाना। मतलब जैसे हमें टाइम दे दिया 5 मिनट के अंदर आपको ये प्रोसेस करनी है, यदि इस प्रोसेस को आप 5 मिनट के अंदर नहीं कर पाते हैं, जैसे आपको ओटीपी होता है, ओटीपी आपका 5-10 मिनट का वेरीफाई होता है, कोई कोई ओटीपी 2 मिनट का या 60 सेकंड का भी मतलब होता है। यदि आपको ने 60 सेकंड के अंदर उसको वेरीफाई नहीं किया तो आपको दोबारा ओटीपी भेजना पड़ेगा। 2 मिनट का भी होता है। तो उसी प्रकार ये सेशन आउट हो जाता है। यदि आप जैसे ओटीपी भेजा, आपने 5 मिनट का टाइम है, यदि आप उसको 6वें मिनट में एंटर करते हैं तो वो एक प्रकार से ओटीपी खराब हो जाता है। आप उसको दोबारा ओटीपी भेजना होगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा क्लाउड रिस्क है। तो ऑप्शन नंबर है स्केलेबिलिटी, कॉस्ट सेविंग, डेटा ब्रांच या एसेबिलिटी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे सभी साथियों में इस वीडियो को भेज दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी सारी क्लास होती हैं। और आपको ई बुक संबंधित आपके सामने एक वीडियो आ चुका होगा, तो यहाँ पर आपको ई बुक से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपके सामने मैथन क्लास भी आ चुकी होंगी, तो आप ये मैथन क्लास भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।